हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज की कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये कहानी एक ऐसी हवेली के बारे में है जिसमें कई राज दफन हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ में सुनाऊं, तो आप मुझे इंस्टा पे भेज सकते हैं। मेरी आईडी है 2020 फ़िज़ा। तो बिना देरी किए कहानी को पूरा सुनने के लिए बने रहें फ़िज़ा के साथ। जी त्रिपाठी जी, एक बात बताइए, इस हवेली को बंद पड़े हुए कितने बरस बीत गए? कोई तो वारिस होगा इस हवेली का। क्या इतने सालों में कोई नहीं आया अपना दावा करने? क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती? अरविंद जी ने खोजी पत्रकार की तरह ये सवाल दागा। जी, मुझे भी पहले कई बार अजीब लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। वैसे तो इस हवेली में सैकड़ों राज दफन हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता। हाँ, कुछ एक लोग ने हिम्मत की थी, लेकिन उनकी लाशें भी आज तक नहीं मिली। लोग कहते हैं कि हवेली निगल गई उनको। त्रिपाठी जी ने रुमाल से पसीने पोंछते हुए जवाब दिया। आपको डर नहीं लगता? आप तो पिछले 10 सालों के केयर टेकर हो इस हवेली के। अरविंद जी ने मजाकिया अंदाज में पूछा। जी, मैं तो हमेशा दिन में ही आता हूँ, कभी रात बिताई ही नहीं। असली खतरा तो रात को होता है, जब से ये स्थानीय प्रशासन ने हवेली को अपने अधीन लिया है। मुझे ही ये जिम्मा सौंपा गया है और हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है साहब। त्रिपाठी जी ने हंसते हुए जवाब दिया। वैसे ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन ने कोई काम नहीं किया। सरकार चाहती थी कि इसे एक म्यूज़ियम में तब्दील किया जाए। एक इसके रंग रोगन के काफ़ी चर्चे भी किया गया, लेकिन सब बेकार। बिना स्थानीय लोगों की हिम्मत के यहाँ कुछ बदल नहीं सकता। अच्छे पुलिस वाले यहाँ रात को आने से डरते हैं। त्रिपाठी जी बोलते चले गए। तो प्रशासन इस पर इतना खर्च क्यों कर रहा है? तब यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार से सहायता या हिम्मत नहीं करना चाहता है? अरविंद जी ने उत्सुकतावश पूछ ही ली। उम्मीद, शायद प्रशासन को अब भी कोई उम्मीद है, कोई इस विरासत को फिर रोशन कर सके और ये आशियाना फिर से जिंदा हो जाए। त्रिपाठी जी बोले, आइए इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, मैं आपको इस हवेली का एक चक्कर लगवा दूं। बाहर से तो आपने देख ही लिया है, आइए अब अंदर चलें। त्रिपाठी जी अरविंद जी को हवेली के दरवाजे के पास ले गए और साथ में आए दोनों गाइड्स को भी बाहर ही रोकने का आदेश दिया। त्रिपाठी और अरविंद जी दोनों मुख्य द्वार से अंदर पहुंचे। हवेली का मुख्य द्वार कुछ 2.5 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा खाली सागवान का बना हुआ था। अब भी अपनी पूरी आन बान शान से मजबूती से खड़ा था। पूरा दरवाज़ा उच्चतम नक्काशी का एक उत्कृष्ट नमूना था जो चांदी की परत से जुड़ा था। ये दरवाज़ा हवेली के मालिक के वैभव और हैसियत का जीता जागता सबूत था। दरवाज़ा खुलते ही जो अंदर का नज़ारा था वो देखने लायक था। अरविंद की आंखें तो फटी की फटी रह गई। ओह माय गॉड, मार्वेलस, आई जस्ट कांट बिलीव इट। अचानक ही अरविंद के मुंह से निकल पड़ा। इसमें अचरज की कोई बात नहीं। जिसने भी ये नज़ारा देखा आज से पहले
उसके मुंह से बस यही निकला जो आपने अभी अभी कहा। त्रिपाठी ने अपने पर्स से सिगरेट निकालकर जलाते हुए कहा, लेकिन जिसे इसके पीछे की पूरी कहानी पता है उसके लिए यह किसी 5 स्टार कब्रिस्तान की तरह है। त्रिपाठी जी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर ऐसा 5 स्टार कब्रिस्तान हो तो कौन मरना नहीं चाहेगा। अरविंद ने मजाक में कहा, जी मरना तो आप चाहते हैं, इसलिए अब आपने सरकार से यहाँ स्टे करने की बात कही और सरकार को भी कोई ना कोई बकरा तो चाहिए ही होता है, तो आपको मना भी नहीं किया। अब इरादा ही कर लिया है तो मरो। त्रिपाठी ने एक कश लिया और धुआं हवेली के हवाओं में छोड़ दिया। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं, मैं अगर बच गया तो? अरविंद ने त्रिपाठी को चिढ़ाते हुए कहा, इस हवेली का आप अपना एक खूनी इतिहास है, इसीलिए यकीन से कहता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। त्रिपाठी सिगरेट का टुकड़े को पैर से रगड़ते हुए बोला, आइए ऊपर की ओर चलते हैं। दोनों ऊपर की ओर चल पड़े। हवेली के अंदर से दोनों तरफ से सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती थी, जहाँ कुल 22 कमरे ऊपर में। हवेली की छत कम से कम 27 से 30 फीट की ऊंचाई पर थी, जहाँ से एक आलीशान झूमर बीचों बीच हवेली की शान बढ़ा रहा था। कमाल है, ऐसा लगता है जैसे अभी भी यहाँ कोई रहता हो। धूल का कोई भी नामो निशान नहीं। इतने सालों बाद भी ऐसा रख रखाव वाकई काबिले तारीफ है। अरविंद के लिए सब कुछ आश्चर्यजनक था। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, यहाँ कोई रहता है जो ये सब देखता है, लेकिन आज तक उसको किसी ने देखा नहीं। यहाँ चीज़ें सालों से वहीं पड़ी हैं, मजाल है कोई इधर से उधर कर दे। त्रिपाठी ने उत्तर दिया, आप कुछ कहानी के बारे में बता रहे थे हवेली की, वो क्या है? अरविंद ने त्रिपाठी जी से पूछा। त्रिपाठी ने अपनी कलाई पर घड़ी की ओर देखा। शाम के 6:30 बज रहे थे। शीत के दिन थे, अंधेरा बस होने ही वाला था। हमें अब निकलना चाहिए। त्रिपाठी जी फुर्ती से सीढ़ियाँ उतरने लगे। यहाँ से गांव पहुँचने में 20 मिनट लग जाएंगे। लेकिन वो कहानी? अरविंद पीछे पीछे दौड़ते हुए बोला, जिंदा रहे तो कहानी सुन पाओगे ना। अब चलो जल्दी मेरे साथ, गांव पहुंचकर तुम्हें सब बताता हूँ। त्रिपाठी ने चिल्लाकर कहा। अरविंद बिना कुछ कहे उनके पीछे चल दिए। दोनों गार्ड भी साथ चल दिए। अभी सरकारी जीप में पीछे बस हवेली रह गई, जो जीप के धुएं में अब धुंधली धुंधली नजर आ रही थी और इस धुंधलके को गहरा रहे थे कुछ अनजान साए जो अब भी हवेली में मौजूद थे, हमेशा की तरह। त्रिपाठी जी का अनुमान बिल्कुल ठीक था। हवेली से गांव की दूरी 20 मिनट की थी। अरविंद ने बाकायदा घड़ी लगाकर समय नोट किया। त्रिपाठी जी ने आखिर राहत की सांस ली। चलो जान बची, लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। त्रिपाठी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम मरने वाले थे। अरविंद ने एक बार फिर त्रिपाठी जी को छेड़ा। अरविंद बाबू, आप जब से आए हैं तब से मैं देख रहा हूँ आपको ये सब मजाक लग रहा है। मैं लगातार आपको चिता रहा हूँ, लेकिन आप मुझे हल्के में ले रहे हैं। ये गांव है,
साहब, यहाँ की कहानियाँ अक्सर सच्ची होती है। तुम्हारे शहर की तरह फिल्मी नहीं, लोगों की जान गई है और आप लगे हैं मजाक में। कल जब हवेली में अकेले रात बिताओगे तो इस त्रिपाठी का एक एक लफ्ज़ याद आएगा, लेकिन वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होगा। त्रिपाठी गुस्से में उबल पड़े। आप तो बुरा मान गए त्रिपाठी जी, हम तो मेहमान हैं आज आपके यहाँ। क्या अब खाना भी नहीं खिलाएंगे? बड़ी जोरों की भूख लगी है। अरविंद ने विषय को टालते हुए कहा, आप फ्रेश होकर आइए, मैं तब तक खाना लगाता हूँ। त्रिपाठी जी थोड़े नरम पड़े। रात के 9 बज चुके हैं। दोनों खाने की मेज़ पर मिलते हैं। बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। क्या लाजवाब खाना है, और ये वेज बिरयानी के साथ पिंडी छोले तो वाकई लजीज है। त्रिपाठी जी, वो बूंदी रायता ज़रा पास करना। अरविंद खाने की तारीफ किए बिना ना रह सका और उसे त्रिपाठी को खुश करने का यही तरीका सूझा, ताकि हवेली की कहानी अभी अधूरी जो थी। शुक्रिया अरविंद जी तारीफ के लिए, बस इतने कम समय में इतना ही कर पाया आपके लिए। त्रिपाठी तारीफ से गदगद था। अरे त्रिपाठी जी, वो हवेली वाला क्या किस्सा था, आपने बताया नहीं अभी। अरविंद ने धीरे से विषय छेड़ा। आइए, खाना हो गया हो तो हॉल में चलते हैं, फिर इत्मीनान से सारा किस्सा सुनाता हूँ। दोनों हॉल में आकर सोफे में समा जाते हैं। बाहर अभी भी बारिश हो रही होती है। ये लीजिए पान। त्रिपाठी जी अरविंद बाबू को पान ऑफर करते हुए बोले, देखिए अभी 11 बजने को है। ठीक अब से 1.5 घंटे बाद, यानी रात को 12:30 बजे आपको एक शहनाई की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देगी जो हवेली से आती है। लेकिन मुमकिन है इतनी बारिश में आपको आवाज़ सुनाई ना दे, मगर कल आपका सामना उस आवाज़ से हो ही जाएगा। चूँकि इस समय आप कल हवेली में होंगे और फिर हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, तो मैं आपको आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने दूंगा। त्रिपाठी बोलता चला गया। बात ऐसी है कि हवेली के पिछले इतिहास के बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता, सिवाय इसके कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह हवेली के आखिरी वारिस थे और 4 भाइयों के सबसे बड़े भाई भी थे। ठाकुर भानु प्रताप की पिछली पुश्ते में कई लड़की पैदा नहीं हुई थी, जैसा कि यहाँ की लोक कथा है। सब लड़के ही थे। ठाकुर साहब को कई सालों तक कोई संतान ना थी और काफ़ी मात्राओं और प्रार्थनाओं के बाद उन्हें एक संतान हुई, देव की, जो लड़की थी। फिर क्या था, ठाकुर साहब की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। लेकिन ये मलाल भी था कि उनकी बेहिसाब दौलत का कोई वारिस नहीं था, इसलिए वो अपनी इकलौती बेटी के लिए घर दामाद चाहते थे, ताकि उनकी बेटी उनकी नज़र के सामने रहे हमेशा। दूसरी और बाकी 4 भाइयों में देवकी के लिए जहर भरा था, क्योंकि वो उनके बंटवारे की राह में रोड़ा थी। देखते देखते कई साल बीत गए। बच्चे अब बड़े होने लगे और देवकी भी अब 22 साल की हो चली थी। देवकी को मिलाकर कुल 23 संतानें थी। सभी भाइयों को मिलाकर देवकी के लिए अब रिश्ते आने शुरू हो गए थे और बाकी भाइयों में चिंता भी बढ़ती
शुरू हो गई थी कि कोई घर दामाद आ गया तो उसका भी हिस्सा उनके हिस्से में से चला जाएगा, और देवकी तो पराया धन है, ऐसे में भला कोई अपना हिस्सा देवकी और उसके होने वाले पति को क्यों देगा। फिर शुरू हुई आपसी रंजिश और आज ताम का लंबा सिलसिला। जो भी रिश्ता आता कोई ना कोई बात बिगाड़ देता, और ठाकुर साहब धीरे धीरे अब साथ में चले गए। देवकी से उनकी हालत देखी नहीं जाती थी, लेकिन वो अकेली कर भी क्या सकती थी। ऐसे में उसकी ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बनके आया सूरज, जो गांव का ही एक होनहार युवक था, और देवकी उसे मन ही मन चाहने भी लगी थी। ठाकुर साहब ने भी देवकी के मन की बात पढ़ ली और दोनों के रिश्ते को मंजूरी दे दी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। सूरज को ठाकुर साहब के बाकी भाई और उनकी संतानें बर्दाश्त नहीं कर सकी, और ठीक शादी के एक दिन पहले सूरज की लाश गांव के सबसे पुराने बरगद में लटकती मिली। देवकी ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और हवेली के ही सबसे ऊपर वाले कमरे में खुद को जला लिया। ठाकुर भानु प्रताप भी देवकी के गम में चल बसे, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। गांव वालों के कहने अनुसार सूरज को भानु प्रताप के भाइयों ने ही मौत के घाट उतार दिया, और देवकी ये जानती थी, लेकिन देवकी बेबस थी और अपनी जान दे बैठी। लेकिन वो प्रतिशोध की आग में जल रही थी। जो शहनाइयाँ उसकी ज़िंदगी में सुर बिखेरने वाली थी, वो मातम में बदल गई। देवकी की मौत के बाद ये हवेली हत्याओं का रहस्यमय सिलसिला शुरू हो गया, और एक के बाद एक मौत की नींद में सो गए। कौन कैसे मरा कोई नहीं जानता। तब से आज तक हवेली वीरान पड़ी है। ना कोई लौटा, ना किसी को कोई दावा किया। कहते हैं आज भी हवेली की छत से देवकी अपने प्यार को पुकारती है, दोनों बाहें फैलाकर। कोई साया आज भी हवेली पर मंडराता है, और आज भी शहनाइयों की आवाज़ हवेली में गूंजती है। त्रिपाठी जी ने अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा। 12:30 बज चुके थे। एक पूरा सिगरेट का पैकेट खाली हो चुका था। बारिश भी अब थम चुकी थी। शहनाई की आवाज़ आनी शुरू हो चुकी थी। अरविंद और त्रिपाठी जी खामोशी से आवाज़ को सुन रहे थे। दूसरे दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर तो अरविंद बाबू, आपने अपना इरादा बदला कि नहीं? त्रिपाठी जी ने नाश्ते की प्लेट आगे सरकाते हुए कहा। कौन सा इरादा त्रिपाठी जी? अरविंद जी आपने नाश्ते में व्यस्त थे। अरे वही हवेली वाला, और कौन सा? त्रिपाठी जी बोले। वही रात में हवेली में ठहरने वाला। अरविंद जानबूझकर त्रिपाठी जी से मज़े लेने लगा। हाँ हाँ वही हवेली वाला। त्रिपाठी जी ज़रा खिसियाए। भाई मैंने तो अपना मन बदल लिया है। अरविंद अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही त्रिपाठी जी बोल पड़े। भाई मैं तो कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, आखिर सर सलामत तो पगड़ी हज़ार, त्रिपाठी ने कहा। लेकिन त्रिपाठी जी आपने मुझे अपनी पूरी बात कहने का मौका ही कहाँ दिया। मैंने कहा मैंने तो अपना मन बदल लिया है। अब मैं अकेला नहीं, मेरा असिस्टेंट भी मेरे साथ चलेगा। एक से भले दो, वो अभी थोड़ी देर में पहुंचता ही होगा। अरविंद ने अपनी बात पूरी कर दी।
मरना ही है तो अकेले मरो, उस बेचारे असिस्टेंट की जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो। त्रिपाठी जी फिर खिसियाए। इतने में दरवाजे पर बेल बजती है। त्रिपाठी जी दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने एक 24 साल का युवा नज़र आता है। जी त्रिपाठी जी यही रहते हैं? वो युवक बोला। हाँ, लेकिन तुम किससे मिलने आए हो? त्रिपाठी ने पूछा। जी मुझे अरविंद बाबू ने यही पता दिया था। युवक कह ही रहा होता है कि अरविंद दरवाजे पर आता है। अरे सक्सेना, तुम आ गए? आओ, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। अरविंद त्रिपाठी की ओर देखते हुए बोला। भाई 100 साल उम्र है तुम्हारी। क्यों त्रिपाठी जी, सही कहा ना मैंने? ये इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। अरविंद फिर एक बार त्रिपाठी पर तंज कसते हुए बोला। खैर इनसे मिलो, ये है त्रिपाठी जी, हवेली के केयरटेकर, जिसके बारे में मैंने तुमसे जिक्र किया था। और त्रिपाठी जी ये है मेरा असिस्टेंट अमित सक्सेना। और मुझे तो आप जानते ही हैं। अरविंद दोनों एक दूसरे से परिचय करवाते हुए बोला। अच्छा अमित सुनो, जो सामान मैंने तुम्हें लाने को कहा था वो सब लाए कि नहीं? अरविंद ने पूछा। आप निश्चिंत रहिए सर, मैं सब ले आया। बस आप हुक्म करिए कब चलना है हवेली पर? सक्सेना ने सवाल किया। तुम थोड़ा पहले फ्रेश हो जाओ, चाय नाश्ता कर लो, फिर चलते हैं। तब तक मैं ज़रा गांव का चक्कर लगा कर आता हूँ। अच्छा त्रिपाठी जी, आप थोड़ा सा मेरे असिस्टेंट का ख्याल रखिएगा। मैं बस ज़रा तफरी करके अभी लौटा, कहकर अरविंद त्रिपाठी से विदा लेता है। अमित बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है और त्रिपाठी नौकर से उसके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने के लिए कहता है। नाश्ते के टेबल पर एक बार फिर, लेकिन इस बार अरविंद की जगह सक्सेना होता है। क्यों, तुम्हें भी अपनी जान देने का शौक़ है? अरविंद बाबू की तरह त्रिपाठी ने अमित से सवाल किया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं, अमित ने कहा। क्यों, तुम्हें तुम्हारे सर ने हवेली के बारे में कुछ नहीं बताया? तुम वाकई इतने भोले हो या भोले होने का नाटक कर रहे हो? त्रिपाठी थोड़ा रोष में था। जी आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता और आमतौर पर मैं सर से यानी अरविंद जी से ज़्यादा सवाल जवाब कभी नहीं करता, सक्सेना ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया। देखो अब भी वक्त है, ये सर वर का चक्कर छोड़ो, अपनी जान बचानी हो तो निकल लो। फिर ना कहना मैंने चिताया नहीं। वो हवेली तुमसे पहले भी कई लोगों को निगल चुकी है। त्रिपाठी बता ही रहा होता है कि अरविंद आ पहुँचता है। क्यों, क्या चल रहा है सक्सेना? कहीं ये त्रिपाठी तुम्हें हवेली के किस्से सुनाकर डरा तो नहीं रहा था? और हाँ, वो तो शहनाई वाला किस्सा भी ज़रूर सुनाना त्रिपाठी जी, भूल ना जाना। अरविंद ने त्रिपाठी को फिर छेड़ा। मजाक की भी हद होती है अरविंद बाबू, सरकारी मेहमान ना होते तो तुम्हें अच्छा सबक सिखाता। त्रिपाठी गुड़राया। और अगर इसके बाद तुमने एक बार भी हमें डराने या धमकाने की कोशिश की तो तुम भी जान लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो सक्सेना, सामान पैक करो, हमें जल्दी हवेली पहुंचना है। अरविंद भी दहाड़ा। त्रिपाठी घूरकर उन दोनों की हवेली की ओर जाते हुए देखता रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगी। आगे देखने के लिए सुनते रहें हवेली की दास्तान पार्ट 2 और बने रहें फ़िज़ा के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको कहानी
कैसी लगी। आप चाहें तो आप अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कर सकते हैं, अपनी कोई ऐसी कहानी जो आप मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी मुझे कहानी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आगे सुनने के लिए बने रहें फ़िज़ा के साथ।